हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? मैम वी ऑल आर फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 12। ये हमारा है लेक्चर नंबर 12। इसमें हम आगे के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हम कल लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 11 तक खत्म कर चुके हैं। अब हमारा होना है केस स्टडी एमसीक्यू। तो मैंने आप सबको बता दिया था अभी जो एमसीक्यूज चल रहे हैं ये आरटीपी बेस्ड एमसीक्यू है, मॉक टेस्ट पेपर बेस्ड एमसीक्यू है। और ये जितने भी एमसीक्यूज इश्यू किए जाते हैं इंस्टीट्यूट्स के द्वारा वो वाले एमसीक्यूज हम इन वीडियोज में कवर कर रहे हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, सारी वीडियोज एडुविन पर अवेलेबल है। इसके बाद की भी काफी सारी वीडियोस एडुविन पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां से कर सकते हो। चलिए करते हैं स्टार्ट। मिस्टर कुमार स्टार्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने क्या किया, मिस्टर कुमार ने कोई स्टार्ट किया, इन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग का काम स्टार्ट किया। इन्होंने खुद की प्रैक्टिस खोल ली। कब खोलिए? जनवरी में। हिज टर्नओवर अप टू द मंथ ऑफ मार्च वॉज 12,50,000 रुपए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इन्होंने अपना बिजनेस खोला था तो इनकी टर्नओवर बहुत कम थी। सही बात है, शुरू शुरू में कौन सा किसी की टर्नओवर बहुत ज्यादा हो जाती है, सबकी थोड़ी ही होती है। तो इनकी टर्नओवर सिर्फ 12,50,000 रुपए थी। तो इनको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन जैसा कोई भी रिक्वायरमेंट इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था। On 30th June, his turnover exceed 20 lakh and reached to 20 lakh 5,000. Oh my God! Mr. Kumar applied for registration, very good, as a regular taxpayer on 15th July, and registration was granted to him on 25th July. Very very good. कितने ज्यादा अच्छे सुलझे हुए इंसान है ये। जैसे ही इनका टर्नओवर क्रॉस हुआ, कब क्रॉस हुआ? 30 जून को क्रॉस हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 15 जुलाई को इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद 25 जुलाई को इनके पास आरसी आ गया। इतनी बात दिख रही है सही कि नहीं? जी मैम। यानी कि इन्होंने विद इन 30 डेज में अप्लाई कर दिया। विद इन 30 डेज में अप्लाई करने के बाद इनके पास आरसी आ गया। आगे पढ़ो। ऑन 16 जुलाई यानी कि 15 जुलाई, यानी कि यहाँ पर ऑन 16 जुलाई ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजाइनिंग द फ्लैट ऑफ मिस्टर श्याम। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया? श्याम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। द सर्विस वॉज कंप्लीटेड 22 जुलाई। और ये जो सर्विसेज हैं ये सर्विसेज कब कंप्लीट हो गई? ये सर्विसेज कंप्लीट हो गई इनकी 22 जुलाई को। ठीक है। एंड मिस्टर कुमार इश्यूड इनवॉइस ऑन द सेम डे ऑफ रुपीज 6 लाख। और इन्होंने 6 लाख रुपए का इनवॉइस इश्यू कर दिया। ऑन 5th जुलाई मतलब कि रजिस्ट्रेशन की पहले की बातें हो रही है। मिस्टर कुमार परचेज्ड कैपिटल गुड्स अमाउंटिंग रुपीज 45 लाख एंड फ्रॉम 25th जुलाई टू 31st जुलाई ही अवेल्ड सर्विसेज अमाउंटिंग रुपीज 1,75,000 फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग द सर्विसेज। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो मिस्टर कुमार थे जिनका ये बिजनेस है, उन्होंने यहाँ पर कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया। जब उन्होंने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया था 4,50,000 रुपए का 5 जुलाई को, एंड फ्रॉम 25 जुलाई टू 35 जुलाई यानी कि 25 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक यहाँ पर ही अवेल्ड सर्विसेज ऑफ 1,75,000। इन्होंने 1,75,000 की सर्विसेज भी अवेल कर रखी हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग द सर्विसेज। वेरी गुड। देखो कितनी सिंपल सी बात है। पहले क्या हुआ कि जो मिस्टर कुमार हैं इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर सडनली क्या हुआ, इनका जो टर्नओवर था वो एक लिमिट से ज्यादा हो गया। इन्होंने जीएसटी में अप्लाई कर दिया विद इन 15 डेज। इन्होंने जब विद इन 15 डेज अप्लाई किया तो इनका रजिस्ट्रेशन 25 जुलाई को हो गया। आप सब जानते हो जब 15 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर देते हैं तो रिट्रोस्पेक्टिवली डीम्ड रजिस्टर्ड मान लिए जाते हैं। तो उसके बीच में अगर आप कुछ भी आप परचेज कर रहे हो तो आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। जो कुछ भी आप सेल कर रहे हो उनके इनवॉइसेस आप रिवाइज कर सकते हो। और जब इनवॉइस रिवाइज कर दोगे तो यानी कि टैक्स पेयर से रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट कर लोगे और उधर रेसिपिएंट को भी आईटीसी मिल जाएगा। चलो, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इन्होंने काफी मतलब कॉन्ट्रैक्ट में सेल भी किया, इस पर्टिकुलर पीरियड में इन्होंने सेल भी किया, इस पर्टिकुलर पीरियड में इन्होंने परचेज भी किया। इन्होंने दोनों काम किया। ठीक है।
On 1st August, Mr. Kumar got another contract for interior designing from Mr. Ram. 1st August को मिस्टर कुमार ने एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इंटीरियर डिजाइनिंग का फ्रॉम मिस्टर राम से, ठीक है, which he accepted on 2nd August. The services was completed on 6th August and invoice was issued on 7th August of rupees 5 lakh. Payment was received on 29th August. मुझे तो पढ़ के यहाँ से कुछ कुछ ऐसा लग रहा है, जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना तो इन्होंने हमें पेमेंट का डेट दिया, इनवॉइस का डेट दिया. जब पेमेंट और इनवॉइस की डेट साथ में दे देना तो अपने आप सोच लेना कि ना ये जो हमसे एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे ना वह टाइम ऑफ सप्लाई निकलवाएंगे शायद, क्योंकि ये डिटेल देने का मतलब ही तभी आता है जब टाइम ऑफ सप्लाई निकलवाया जाता है. चलो, तो हमें पहला पैराग्राफ पता लगा जहां पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया, दूसरा पैराग्राफ में इन्होंने सेल एंड परचेज किया, तीसरा पैराग्राफ में इन्होंने एक और कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसका इनवॉइस और पेमेंट का डिटेल हमें दे रखा है. लास्ट पैरा, नोट ऑल वैल्यूज आर एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, ये तो बहुत अच्छी बात है, अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन, और भी अच्छी बात है. मिस्टर कुमार मेक्स ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है. चलो, मिस्टर कुमार ने सारी इंट्रा आउटवर्ड सप्लाई कर रखी है और ये जो सप्लाई कर रखी है उन पर CGST 9% है और SGST 9% है और सारी ट्रांजेक्शन एक्सक्लूडिंग है टैक्स से. बात समझ आ रही है कि नहीं? जी मैम. MCQs पढ़ें. इन रिलेशन टू अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. MCQ देखो कितना छोटा सा है. MCQ नंबर 142, द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर मिस्टर कुमार. इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? चलो बताओ मैम. इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी रिट्रोस्पेक्टिवली, मतलब कि 30 जून अभी अभी आपने पढ़ाया था, तो आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी ए. MCQ नंबर 143, मिस्टर श्याम कैन इशू अ रिवाइज टैक्स इनवॉइस. यस, बिल्कुल इशू कर सकते हैं. मिस्टर क्या नाम है इनका, मिस्टर श्याम इनवॉइस इशू कर सकते हैं, रिवाइज्ड इनवॉइस. बताइए कब तक इशू कर सकते हैं? मैम, जब ये विद इन 15 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, फिर इन पे RC आ जाता है, तो RC आने के बाद पूरे एक महीने के अंदर अंदर, यानी कि 25 जुलाई से अगर मैं बात करूं तो 25 अगस्त तक, मैम 25 अगस्त तक ये अपने इनवॉइसेस रिवाइज कर सकते हैं. आंसर वुड बी डी. MCQ नंबर 144, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू मिस्टर कुमार फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. जुलाई में मिस्टर कुमार ने कितनी परचेज की थी? बताओ मैम. दो तरह की परचेज की थी, एक तो कैपिटल गुड्स की परचेज की थी, दूसरी इन्होंने सर्विसेज अवेल की थी. तो एक तो इनकी 4,50,000 रुपए की परचेज थी और एक इनकी 1,75,000 रुपए की परचेज थी. चलो, 4,75,000 कैपिटल गुड्स थे, 4,50,000 कितना था देखो, 4,50,000 और 1,75,000 को ऐड. मैम 4,50,000 प्लस 1,75,000 को ऐड करा तो ये आया हमारा 6,25,000. इसका 9% CGST और इसका 9% SGST. मेरा आंसर तो C आ रहा है. क्या आप सबका भी यही आ रहा है? जी मैम, हमारा भी यही आ रहा है. पर मैम हमें एक डाउट है, आपने कैपिटल गुड्स को और सर्विसेज को क्लब क्यों कर दिया? आप सब जानते हो GST में चाहे कैपिटल गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, सर्विसेज तो ऑब्वियसली इनपुट सर्विस इनपुट्स इन सब का तो आपको क्रेडिट मिल ही जाता है, लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं ये तो मैम लाइफ टाइम के लिए यूज होंगे या फिर आने वाली लाइफ में यूज होंगे, तब भी एक ही बार में ITC मिल जाता है क्या? जी हाँ, आप सबको ITC का चैप्टर पढ़ाया है. कैपिटल गुड्स पर भी हम एक ही बार में पूरा ITC क्लेम कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा थोड़ा करके रिवर्स करते हैं. चलो आ जाइए अब MCQ नंबर 145 पर. The time limit of supply of services provided by Mr. Kumar to Mr. Ram. बताओ द टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर कुमार टू मिस्टर राम. जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा. सोचो सोचो सोचो, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा. मैम इसमें आपने हमें एक पैरा पढ़ाया था, उसी पैरा की ओर मूव कर जाते हैं. चलिए देखते हैं कौन सा पैरा था वो. केस स्टडी में पैरा नंबर 3 था, उसमें क्लियर कट लिखा था कि इनवॉइस की डेट दे रखी है, पेमेंट की डेट दे रखी है. क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे?
टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर कुमार टू राम, कुमार ने राम को क्या दिया, सर्विसेज दिया। बताओ इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। जब सर्विस दी है और ये सर्विस FCM वाली सर्विसेज हैं और जो सर्विस दी गई है, Kumar got another contract for interior designing from Mr. Ram which he accepted on 2nd August. कॉन्ट्रैक्ट की डेट क्या है मैम, कॉन्ट्रैक्ट की डेट है 2 अगस्त। वेरी गुड। द सर्विसेज वॉज कंप्लीटेड ऑन 6 अगस्त। पढ़ो आगे क्या लिखा है कि जो सर्विस कंप्लीट हुई है, जो सर्विस कंप्लीट हुई है वो कंप्लीट हुई है 6 अगस्त को। उसके बाद जो इनवॉइस इशू हुआ है वो इशू हुआ है 7 अगस्त को। पेमेंट हुई है 29 अगस्त को, पेमेंट हुई है 29 अगस्त को। अब आप सब जानते हो कि सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। सब हम देखते हैं क्या इनवॉइस विद इन टाइम इशू हुआ, तो इनवॉइस सेक्शन नंबर 31 के अकॉर्डिंग विद इन 30 डेज में इश्यू हो जाना चाहिए फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्विस। यस और नो, यस मैम बिल्कुल सही बात है। तो सर्विस कब कंप्लीट हुई, 6 अगस्त को। इनवॉइस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए मैम, विद इन 30 डेज, मतलब कि 6 सितंबर तक इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। क्या इनवॉइस विद इन टाइम इश्यू हुआ है, यस इनवॉइस विद इन टाइम इश्यू हुआ है। जब इनवॉइस विद इन टाइम इश्यू हुआ होता है तो इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर वुड बी द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर 7 अगस्त और 29 अगस्त में से बताइए पहले क्या आएगा मैम, 7 अगस्त। आंसर क्या हो जाएगा मैम, आंसर हो जाएगा 7 अगस्त। तो आंसर वुड बी ए। MCQ number next. If instead of opting for regular scheme, Mr. Kumar opts to pay tax under this section. This section ये section number 10(2) मतलब कि जो न्यू कंपोजिशन स्कीम आई थी उसकी बात हो रही है। If instead of opting the regular scheme, Mr. Kumar opts to pay tax under section 10(2)(a) of the CGST Act 2017, the tax liability for the month of July, बताइए क्या होगा। ये बोल रही है कि जो मिस्टर कुमार हैं अगर ये कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर ले तो फिर टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई बताइए क्या होगी। मंथ ऑफ जुलाई में इनका टैक्स लाइबिलिटी बताइए क्या होगा। चलो सोचो जल्दी से, केस स्टडी आपके सामने रख रही हूं पूरी, ठीक है मैम। केस स्टडी आपने देखी, यस मैम हम देख रहे हैं। चलो सुनो, अब देखो मंथ ऑफ जुलाई में 6 लाख रुपए की सर्विस दी गई है। मंथ ऑफ जुलाई में 6 लाख की सर्विस दी गई है। आप सब जानते हो जो न्यू कंपोजिशन स्कीम होती है उसके अंदर टैक्स का रेट होता है 6%, 3% CGST, 3% SGST। बताओ क्या आंसर होगा मैम, आंसर होगा सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 147। MCQ नंबर 147 देखते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे जेड लिमिटेड सोल्ड, अब ये केस स्टडी बेस्ड नहीं है, ये सेपरेट क्वेश्चन है। During the month of May, Z Limited sold goods to Y for rupees this amount and charged GST of rupees this much. However, owing to some defect in the goods, Y Limited returned the goods by issuing debit note to 40,000 in the same month. Z Limited records the return of the goods by issuing a credit note of 40,000 plus GST in the same month. In this situation, GST liability of Z Limited for the month of May will be. ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये Z है और ये Y है। Z ने Y को 2,55,000 का गुड्स बेचा, जिसमें से Y ने Z को 40,000 रुपए का गुड्स वापस दे दिया। Z ने Y को एक क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया। जब क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं दैट मीन्स टैक्स का अमाउंट उतने से कम हो जाता है। तो यानी कि टोटल सेल कितना था, 2,55,000 रुपए माइनस 40,000 रुपए, कितना बचा, 2,15,000 रुपए। इस पर कर दो आप अपना 18%, कितना आ जाएगा, 38,700 टोटल टैक्स आ जाएगा। मैम क्वेश्चन में तो ये भी बोला है कि वाई ने डेबिट नोट इश्यू किया, इग्नोर कर दो उस लाइन को, वो लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए। जब भी गुड्स रिटर्न आते हैं तो हमेशा जो भी नोट इशू किया जाएगा, अगर गुड्स रिटर्न आ रहे हैं तो क्रेडिट नोट सप्लायर के द्वारा इशू किया जाएगा। अगर एक्स्ट्रा कुछ ट्रांजैक्शन हुई है तो डेबिट नोट किसके द्वारा इशू किया जाएगा, सप्लायर के द्वारा। इन बिटवीन अगर रेसिपिएंट कोई नोट इशू करते हैं तो इग्नोर कर दो। चलो आओ
MCQ नंबर 148 पढ़ो. C and company, a registered supplier in Delhi, opted for composition levy under subsection 1 and 2 of this. It sold goods in fourth quarter of financial year for rupees this. The applicable GST rate on these goods is 12%. C company purchased goods from Ramesh and Company registered in Delhi, on which Ramesh and Company had charged CGST of this much amount and this much amount. C and Company had also purchased goods from E and Company registered in Haryana, on which E and Company has charged IGST, GST liability. पूरा सेम क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं डिस्कस करूंगी. क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको कंपोजिशन स्कीम का टॉपिक का MCQ कराया था, आई थिंक लेक्चर नंबर वो हमारा MCQ का फोर्थ था, थर्ड या फोर्थ था, तो उसमें मैंने ये पूरा का पूरा MCQ आप सबसे डिस्कस कर लिया था. चलो, MCQ नंबर 149. मिस्टर रघु अवेल सर्विसेज ऑफ मिस्टर राजा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिट, फाइनेंशियल सर्विस, टैक्स ऑडिट एंड एनुअल सर्विस, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल सर्विस, रघुज वाइफ. ये क्या बोल रहे हैं कि जो मिस्टर रघु हैं इन्होंने ये सर्विसेज अवेल की राजा से, राजा जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है. मिस्टर रघु ने अपना ऑडिट कराया राजा जी से, और टैक्स ऑडिट कराया, एनुअल फाइलिंग कराई है, इनकम टैक्स की रिटर्न भी भरवाई है अपनी वाइफ की. All the above amounts are exclusive of taxes and applicable rate of GST on these services is 18%. Very good. The accountant of Mr. Raghu has booked the entire expenses of 70,000 plus CGST in the books of account. Mr. Raghu is eligible to take input tax credit. बताइए मैम, ये जो 50,000 का अमाउंट है इसका ITC मिल जाएगा क्योंकि ये इन्होंने अपने बिजनेस के लिए कराया है, टैक्स ऑडिट बिजनेस का कराया है, इस पर भी ITC मिल जाएगा. बट ये जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कराई है इन्होंने अपनी वाइफ के लिए, बिजनेस के लिए नहीं कराई, तो इसका ITC इनको नहीं मिलेगा. टोटल इनको 55 प्लस 10 65,000 पर ITC मिलेगा. 65,000 पर 18% कर दो, कितना आएगा मैम? 11,700 का इनको ITC मिल जाए. चलो पढ़ो MCQ नंबर हमारा नेक्स्ट 150. TT Limited registered in Rajasthan furnish the following information for the month of this. पर मैं इस MCQ को नहीं कराऊंगी. इसमें कैश में कितना टैक्स बनता है हम वो निकालते हैं. और जब मैंने आपको ITC चैप्टर के MCQs कराए थे, लेक्चर नंबर 5 था वो, उसमें ये MCQ डिस्कस कर लिया था. तो बार बार उसी चीज को रिपीट करना सही नहीं है. आप सबको भी आता होगा, आप सबको भी अगर मैं दोबारा कराऊंगी तो मोनोटोनस ही लगेगा. तो मैं यहाँ पर कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. जो चीजें ऑलरेडी करा रखी हैं अभी लास्ट टू लास्ट क्लास में, तो वो तो आपको याद ही होगी. प्रदीप ट्रेडर रजिस्टर्ड इन हरियाणा सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज दिस टू बलराम रजिस्टर्ड इन यूपी. As per the term of sales contract, प्रदीप ट्रेडर हैज टू डिलीवर द गुड्स. ये सेम क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था. मैम ये क्वेश्चन आपने हमें कब कराया था, हमें बताइए. जब मैं आपको चैप्टर करा रही थी वैल्यूएशन का, तो उसमें ये मैंने आपको पूरी तरह से बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. इसमें RCM का लिंकेज भी दिया था, तो उस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी. बाकी बचे हुए क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन हमने नहीं किया होगा वही मैं यहाँ डिस्कस करूंगी. MCQ नंबर 152. ये RTPs के MCQ हैं क्योंकि इनमें से काफी सारे MCQs मैं पहले भी कवर कर चुकी हूँ, तो उनको बार बार नहीं कराऊंगी. Prem and Sons had taken GST registration on 1st January but failed to furnish GST return for the next 6 months. ये बोल रहे हैं कि कोई प्रेम एंड सन्स है, उन्होंने क्या किया, GST का रजिस्ट्रेशन ले लिया 1 जनवरी को, बट फेल टू फर्निश GST रिटर्न, और 6 महीने तक उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं की. ओ माई गॉड. Owing to this, the proper officer cancelled its registration on 25th July and served the order for cancellation of registration on its 31st July. उन्होंने क्या किया, 31st जुलाई को order of cancellation दे दिया. Now Prem and Sons want to revoke the cancellation of registration. Prem and Sons can file an application for revocation of cancellation of registration on or before. बताओ, रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो गया, ऑर्डर आ गया, क्या उसको रिवोक करवा सकते हैं? बिल्कुल, विद इन 30 डेज. तो ये नोटिस कब आया था? 31 जुलाई को. तो रिवोक कब तक हो सकता है? 30 अगस्त तक. MCQ नंबर देखो 153. ये MCQ भी मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ.
XX रजिस्टर्ड इन दिल्ली, परचेज बुक्स फ्रॉम पीसी ट्रेडर से इन्होंने गुड्स परचेज किया था। चलो याद दिला देती हूँ, इसमें क्या होता है, XX कहाँ पर है, इन्होंने बुक्स परचेज किया पीसी ट्रेडर से, ये रजिस्टर थे यूपी में। बुक्स एग्जाम्प्ट होती हैं, लेकिन जो बुक्स जब एग्जाम्प्ट थी तो बुक्स को लाने ले जाने के लिए जो भाड़ा दिया गया था कि वो भाड़ा भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, नो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। बुक्स एग्जाम्प्ट है बट इट डजंट मीन्स कि बुक्स को लाने ले जाने पे जो भाड़ा लग रहा है उसको भी एग्जाम्प्ट कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये जो घटना है इस पर टैक्स भरा जाएगा। जो भाड़ा है, जो फ्रेट के चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन वालों ने जो लिए हैं उस पर टैक्स भरा जाएगा कि नहीं, यस मैम भरा जाएगा। अब ये पूरी सिचुएशन वहां मैंने समझाई थी कि कब आरसीएम में भरा जाएगा, कब नहीं भरा जाएगा, तो वो सब यहाँ नहीं डिस्कस कर रही हूँ। उसके लिए मैं ऑलरेडी जब मैंने लेक्चर नंबर 3 कराया था आरसीएम का, उसमें ये सब डिस्कस किया था। तो आप सब लेक्चर नंबर 3 देख चुके हो, तो मैं इसको बार बार फिर से डिस्कस नहीं करूंगी। यहाँ कलीम एंड एसोसिएट मेड एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी। क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में एक प्रोविजन हमारा क्लियर होगा, अच्छा क्वेश्चन है। कलीम एंड एसोसिएट मेड एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी। कलीम ने क्या किया, जीएसटी को कैंसिल कराने के लिए एप्लीकेशन दे दिया, ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द मंथ ऑफ मार्च ड्यू टू क्लोजर ऑफ इट्स बिजनेस। Its application for cancellation of GST registration was approved on 14th September। देखो कब अप्रूव हुई है, 14th September को। In the given case, Kaleem and Association is required to file final return on or before 13 December, not required to file final return, required to file final return on or before 30th September, or required to file final return on or before 14 September। जब भी किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, चाहे वो शिवमोटो कैंसिल करें चाहे ऑफिसर कैंसिल करे, दोनों ही केस में एक आखिरी रिटर्न, एक फाइनल रिटर्न भरनी होती है रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। भरनी होती है कि नहीं, जी मैम भरनी होती है। तो बी तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि फाइनल रिटर्न तो भरनी ही है इन्हें, यस मैम फाइनल रिटर्न इनको भरनी ही है। तो अब बताइए फाइनल रिटर्न भरने की डेट क्या होगी। आप सबको पता होना चाहिए फाइनल रिटर्न का सेक्शन नंबर 14 में हमने जब रिटर्न का चैप्टर किया था, मैंने तब भी बताया था, जब रिटर्न चैप्टर के एमसीक्यूज करा रही थी तब भी आपको बताई थी ये चीज कि सेक्शन नंबर 45 में ये चीज क्लियर कट लिखी है कि जब भी आप फाइनल रिटर्न भरनी होती है आपको, जब भी आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करते हो तो फाइनल रिटर्न आपको भरनी होती है विद इन 3 months फ्रॉम द कैंसिलेशन और द डेट ऑफ ऑर्डर विच एवर इज लेटर। तो यहाँ पर लिखा है कि 14 सितंबर को आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, तो 14 सितंबर में अगर मैं 3 महीने ऐड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 14 दिसंबर आ जाएगा। और वो डेट जो कि ऑर्डर में लिखी होगी तो वो तो यहाँ पर गिवन ही नहीं है। तो आप कब तक अपनी फाइनल रिटर्न फाइल कर सकते हो, तो मैम 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और द डेट ऑफ ऑर्डर विच एवर इज लेटर। तो मैक्सिमम आप कब तक फाइल कर सकते हो, 14 दिसंबर तक। तो आंसर क्या होगा, डी, आंसर क्या होगा, डी। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट एग्जाम्प्ट अंडर जीएसटी। कौन सी सर्विस बताइए एग्जाम्प्ट नहीं है। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ पैडी, मैम एग्जाम्प्ट है क्योंकि पैडी एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर केन, मैम ये भी एग्जाम्प्ट है क्योंकि शुगर केन इज ऑल्सो अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ टी बैग्स, मैम ये एग्जाम्प्ट नहीं है क्योंकि ये टी बैग्स कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, ये तो मेन प्रोडक्ट बन जाते हैं, इनका इसेंशियल नेचर चेंज हो चुका है, तो ये एग्जाम्प्ट नहीं है। इनकी लोडिंग अनलोडिंग सेलिंग वगैरह सब पर जीएसटी लगेगा। डी, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ पोटैटो, पोटैटो इज ऑल्सो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ पोटैटो पे पोटैटोज भी एग्जाम्प्ट होता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर वुड बी सी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे आरटीपी बेस्ड क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और एड्यूविन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरी सीरीज पूरी क्लासेस वहां पर अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।